अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। आप याद रखिए, व्हेटस्टोन जो है वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आज से 100-150 साल पहले अलग अलग 5 या 6 रेजिस्टेंस का एक पर्टिकुलर एक जाल जो है, एक पर्टिकुलर टाइप का एक नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया और एक तरीका बताया, एक मेथड जो है वो तैयार किया उन्होंने, ताकि हम अननोन रेजिस्टेंस जो है वो मालूम कर सकें। ओके, तो व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क बेसिकली एक 5 या 6 अलग अलग रेजिस्टेंसेस का एक जाल होता है, एक नेटवर्क होता है जिसको इस्तेमाल करके हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क बेसिकली बनता कैसे है, मतलब देखने में वो कैसा होता है। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर एक पतंग शेप में 4 अलग अलग वायर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। मान लो कि मैंने ये इस तरीके से 4 अलग अलग वायर्स को आपस में जोड़ दिया और इसके कॉर्नर्स के नाम रख दिए A, B, C और D। ओके, अब यहाँ पर आप जैसा देख रहे हो कि 4 अलग अलग वायर्स हैं, तो मैं हर वायर के अंदर एक रेजिस्टेंस जो है वो जोड़ दूंगा। सपोज करो मैंने यहाँ पर इस जगह पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका नाम है R1। यहाँ मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा जिसका नाम है R2। इस जगह पर एक तीसरा रेजिस्टेंस R3 और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा देंगे R4। तो टोटल मिलाकर मैंने 4 अलग अलग रेजिस्टेंसेस यहाँ पे ले लिए हैं। अब आप एक चीज़ देखिए कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर A और C ये 2 डायगोनल पॉइंट्स हैं, ये 2 अपोजिट कॉर्नर्स हैं, और आपको पता है कि 2 अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में ही हम ब्रिज बना सकते हैं। ब्रिज यानी एक पुल बनाना है हम लोगों को, हमको A और C को आपस में कनेक्ट करना है। तो जब हम इन 2 लोगों को आपस में कनेक्ट करेंगे तो हम एक काम करेंगे, उसको यहाँ कनेक्ट कर बताने की बजाय हम वो कनेक्शन यहाँ नीचे भी बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पर उसका कनेक्शन कुछ ऐसे बता देता हूँ। ओके, मान लो कि मैंने उसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो ये एक मैंने यहाँ पे A और C के बीच में एक ब्रिज बना दिया। उसी तरह से आप देखो कि B और D जो है ये भी डायगोनल पॉइंट्स हैं, और अपोजिट कॉर्नर्स या डायगोनल पॉइंट्स होने की वजह से मैं इन 2 के बीच में भी एक ब्रिज बना सकता हूं। तो एक ब्रिज मैं यहां पर ऐसे बना दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर 2 अलग अलग जो डायगोनल पॉइंट्स थे, मतलब B और D, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, एक ब्रिज बना दिया, और ऐसी A और C डायगोनल पॉइंट्स है उनके बीच में एक ब्रिज बना दिया। अब आखिरी चीज जो मुझे इसमें करना है वो ये है कि मैं A और C जो है इनके बीच में यहां पर एक बैटरी कनेक्ट कर दूंगा जिसका EMF मान लो कि E है। ओके, और ये जो B और D है इसके बीच में मैं यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा जिसकी वैल्यू मान लो कि R5 है। ओके, तो इस तरीके से ये जो नेटवर्क जो आपके सामने नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। मैंने जैसा आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा था कि व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क बेसिकली 5 या 6 अलग अलग रेजिस्टेंस का एक जाल होता है। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर एक्चुअली 5 अलग अलग रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4 और R5। ओके, ये हो गया व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का कंप्लीट, मतलब उसका मेन सर्किट। अब यहाँ आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क से रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछते हैं या कोई न्यूमेरिकल अगर पूछते हैं, मतलब चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो JEE हो, चाहे IIT हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमेशा बैलेंसिंग कंडीशन का क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है तो उसको हम पहले डिटेल्स में समझ लेंगे, फिर बाद में मैं बताऊंगा कि रियल में हमारे बोर्ड की बुक में और इस सर्किट में क्या डिफरेंस है और एक्चुअली क्या चीज़ का फ़र्क आने वाला है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले इस फिगर में आप ऐसा इमेजिन करो, अब जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ बैटरी है, तो मैं यहाँ से कुछ करंट निकाल लूँगा। मान लो मैंने यहाँ से करंट जो है उसकी वैल्यू मैंने निकाला हूँ यहाँ से I। ओके, तो ये I करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा पॉजिटिव एंड में से। पॉइंट A जो है वो जंक्शन बन जाएगा। पॉइंट A जब जंक्शन बनेगा तो यहाँ से कुछ करंट ऐसे जाएगा, मान लो कि इसका नाम I1 है, और कुछ करंट इधर जाएगा, मान लो इसका नाम I2 है। ओके, अब सपोज करो कि ये I1 करंट यहाँ आ गया, इसके बाद अब उसको डिवाइड होना पड़ेगा, कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। ओके, फिर आप देखो कि ये वाला करंट यहाँ से ऐसे आना है,
ये करंट इधर से आएगा, ये करंट इधर से आएगा और फिर इन दोनों को मिलकर इधर जाना है, तो ये करंट यहाँ से इधर जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है उसको पहले एक बार अच्छी तरह से समझ लो। आप याद रखो, बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो करंट पॉइंट ए से बी की तरफ गया वो पूरा का पूरा करंट बी से सी की तरफ जाना चाहिए। एक बार फिर से आप सुनो, जो करंट यहां से निकला पॉइंट ए से, वो करंट बी से होते हुए सी की तरफ जाना चाहिए, पूरा करंट इधर जाना चाहिए। और उसी तरह से ये वाली जो ब्रांच है, पूरा का पूरा करंट जो है वो पॉइंट ए से जो डी की तरफ गया वो पूरा का पूरा करंट इधर जाना चाहिए। अब अगर बैलेंसिंग कंडीशन इस चीज का नाम है, ओके, अगर बैलेंसिंग कंडीशन इस चीज का नाम है कि यहां का पूरा करंट ऐसे जाना चाहिए और यहां का पूरा करंट ऐसे जाना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से आने वाला करंट कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये वाला करंट जीरो होना चाहिए। अगर ये करंट जीरो है तो हम कहेंगे कि ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है ये बैलेंसिंग कंडीशन में है। ओके, और अब इसको बैलेंसिंग कंडीशन में बताने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि यहां पर जो करंट आ रहा है तो वो जीरो आ रहा है, तो हमको यहाँ पर जो करंट है उसको गिनना है। अब जाहिर सी बात है, अगर उस करंट को गिनना है तो हम एक काम ये करेंगे कि बीच में ये जो R5 मैंने यहाँ पे जो जोड़ा था, ये रेजिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे लगाया था, जो न्यूमेरिकल्स में आने वाला है आगे चलकर, ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट जोड़ देंगे जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। ओके, ये जो गैल्वेनोमीटर है एक्चुअली इसका काम होता है बहुत छोटे से छोटे करंट को एक डिफ्लेक्शन के रूप में जो है उसको नोट कर देना या उसका मेजरमेंट बता देना। ओके, तो R5 को हमने रिप्लेस कर दिया गैल्वेनोमीटर से और यही वाली डायग्राम हमारे बोर्ड की बुक में है। तो आप लोग किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन में ना आए। जो सर्किट डायग्राम मैंने आपको पहले बताया था 5 रेजिस्टेंस लेकर, वो और ये डायग्राम सेम है। सिर्फ इतनी सी बात है कि यहाँ बीच का जो रेजिस्टेंस था उसको हटा दिए, उसकी जगह पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए ताकि ये देख सको कि ऐसे ऊपर से आने वाला करंट कितना आया। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब है कि यहां से आने वाला करंट जीरो लेना है, तो अगर ये करंट जीरो लेना है तो इसका मतलब क्या हुआ, I1 करंट इधर जाएगा। ये करंट का नाम है थोड़ी देर के लिए IG रख देता हूं, IG का मतलब गैल्वेनोमीटर करंट, तो ये आपको जीरो लेना है। इसका मतलब I1 करंट इधर आ जाएगा, ये I2 करंट इधर जाएगा, यानी ये ऊपर से कोई करंट ही नहीं आया तो ये I2 करंट यहां आकर इधर चले जाएगा, तो ये करंट I2 है। और अब आप देखो I1 करंट यहां आया, I2 करंट इस जगह पर आया, तो दोनों मिलकर इधर गए। इसका मतलब इधर जाने वाला करंट वही वाला होगा जो I1 और I2 को मिलाकर बनेगा। और I1 और I2 कौन लोग हैं, तो I1 और I2 I के हिस्से हैं। जंक्शन ए के ऊपर I जो करंट था वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ था, I1 और I2 में। यहां पर वो दोनों टुकड़े मिल गए, I1 और I2 जब मिल जाएंगे तो जब इधर जाने वाला करंट होगा तो वो I आएगा। इसका मतलब ये करंट वापस आ गया। ओके, तो इस तरीके से इस बैटरी ई में से जितना करंट निकला था उतना करंट वापस आ गया घूमकर। ओके, तो ये चीज बैलेंसिंग कंडीशन में होती है, जिसके अंदर बीच वाला जो गैल्वेनोमीटर में से पास होने वाला जो करंट है, यानी बीच वाला जो रेजिस्टेंस है उसमें से पास होने वाला करंट जीरो लिया जाता है। ओके, अब यहां पर व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क जो है तो ये उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया और उसकी बैलेंसिंग कंडीशन का फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया। सॉरी, बैलेंसिंग कंडीशन की कंडीशन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि बैलेंसिंग कंडीशन की बेसिकली कंडीशन क्या होती है। हम बैलेंसिंग कंडीशन कब कहेंगे, जब पॉइंट बी और डी के बीच में ये जो गैल्वेनोमीटर है या यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें से पास होने वाला करंट जीरो हो। ओके, तो ये थी व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क की उसकी कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ओके, अब हम थोड़ा सा इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि अभी मैंने आपको बताया था कि बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब है बी और डी इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाना। ओके, पॉइंट बी से पॉइंट डी की तरफ करंट नहीं जाना चाहिए। अब नहीं जाना चाहिए, करंट नहीं जाना चाहिए, इस बात का मतलब क्या है, तो आप देखो बहुत आसान सी बात है। मान लो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक वायर आपको बताता हूं। मान लो ये एक वायर हमने लिया और इस वायर पर यहाँ पर पॉइंट मान लो कि ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ए से बी की तरफ। तो आप लोग याद रखो कि करंट उसी वक्त फ्लो हो सकता है जब पॉइंट ए का पोटेंशियल हायर हो और पॉइंट बी का पोटेंशियल लोअर हो। ओके, मतलब यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होना
और यहाँ का पोटेंशियल या वोल्टेज जो है वो कम होना। जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तब तक ये करंट नहीं जाएगा। करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का पोटेंशियल हायर है और यहाँ का पोटेंशियल लोअर है। ओके, लेकिन अब आप ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ का जो पोटेंशियल है मान लो कि वो V है और यहाँ का जो पोटेंशियल है मान लो कि वो भी V है। तो जब आप दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो आ जाएगा V माइनस V मतलब 0। तो यहाँ पर तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं आया, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तो फिर ये करंट होगा या नहीं होगा? तो डेफिनेटली नहीं होगा। मतलब इस कंडीशन में यहाँ पर आपको करंट जो है वो नहीं मिलेगा। करंट जो है वो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि करंट पास हो। करंट का पास होता है जब कोई एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर होता है और दूसरा टर्मिनल जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है। अगर दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे हो तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो अब आप यहां देखिए, पॉइंट बी और डी, ये पॉइंट्स को आप देखो। पॉइंट बी में से डी के तरफ करंट नहीं जाना है, यानी बैलेंसिंग कंडीशन यही है कि ये बीच में से करंट नहीं जाना है। इसका मतलब हम यहां पर ये चीज अज्यूम कर रहे हैं कि बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब होता है कि पॉइंट बी का पोटेंशियल और पॉइंट डी का पोटेंशियल सेम है। क्लियर? ये पॉइंट, ये बात समझ में आई सब लोगों को? अगर पॉइंट बी का पोटेंशियल और पॉइंट डी का पोटेंशियल अगर हम सेम लेंगे, यानी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम 0 ले लेते हैं, तभी यहां पर कोई करंट नहीं फ्लो होगा। ओके, तो ये बहुत ज्यादा बेसिक कंडीशन है कि बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब होगा कि पोटेंशियल एट द पॉइंट बी एंड पोटेंशियल एट द पॉइंट डी इज सेम, और इसीलिए दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा और इसीलिए इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, तो ये थी कहानी व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क के इंट्रोडक्शन की और उसके डिटेल्स की। अब आप लोग देखिए कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क जो है, इसकी ये जो बैलेंसिंग कंडीशन है, तो उसके लिए हमको एक फॉर्मूला बनाना है। एक फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो हमको करना है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क का फॉर्मूला हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, जैसा आप देख रहे हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क आपके सामने जो बना हुआ है, इसमें सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले वाला लेक्चर आपने डिटेल्स में इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम उस लेक्चर में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे वो सब यहाँ पे यूज़ होंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि पॉइंट ए से बी से जी से डी और वापस ए, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो तो ये एक ट्रायंगुलर लूप है, क्लोज्ड लूप है। ओके, और जब क्लोज्ड लूप है इसका मतलब मैं यहाँ पे किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। उसी तरीके से बी सी डी जी बी, ये भी एक ट्रायंगुलर क्लोज्ड लूप है, तो मैं यहाँ पर भी किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। तो हमको यहाँ पर KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है 2 बार, एक बार इस जगह पर और एक बार इस जगह पर। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो लूप हम यहाँ पे लेंगे वो है A B G D A। आप लोग एक बार फिर से चेक करो, A B G D A, यहां पर हमको अप्लाई करना है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या फिर किरचॉफ सेकंड लॉ। ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। आपको याद होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है उसका बेसिक स्टेटमेंट है समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं इतने पार्ट के अंदर। आप लोग देखो, समेशन ऑफ E मतलब ABGDA, इतने ट्रायंगल के अंदर जो बैटरियां जोड़ी गई हैं, जो भी बैटरीज है, जो भी सेल्स यहां पे लगे हुए हैं, तो उनका EMF। अब आप देखो कि इस पूरे सर्किट के अंदर एक बैटरी है जो यहां है। ओके, और ये जो बैटरी है वो इस ट्रायंगल के बाहर है, मतलब वो इस ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ये लूप का हिस्सा नहीं है, वो तो एक अलग क्लोज लूप हो जाएगा अगर आपको उसको लेना है तो। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इतने ट्रायंगुलर लूप के अंदर कोई बैटरी नहीं है,
और जब कोई बैटरी नहीं है तो इसका मतलब समेशन ऑफ ई जो है वो 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि कोई ईएमएफ है ही नहीं, जब कोई नहीं है तो 0 ईएमएफ है। प्लस चलो अब हम शुरू करते हैं पॉइंट ए से आगे जाना। अब जैसा कि हमने पिछले बार भी किया था आज, और फिर हम याद दिला देते हैं कि आज भी यानी हमेशा की तरह हम यहाँ पे क्लॉकवाइज सेंस जो लेने वाले हैं। ट्रेसिंग जो रहेगी हमारी वो क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए मैं बता दूं कि कोई भी एक ट्रेसिंग हम सिलेक्ट करेंगे और थ्रू आउट द कोर्स हम लोग क्लॉकवाइज जो ट्रेसिंग है वो लेंगे। ठीक है, तो चलो ए से यानी हमारी जो ट्रेसिंग है, चलो उसको एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं यहाँ इस जगह पे मैं बना देता हूँ इस तरह से। तो ये हमारी ट्रेसिंग है। अब आप गौर से देखना कि ये ट्रेसिंग में जो लोग आएंगे वो हमारे साथ, जो नहीं आएंगे वो हमारे अपोज में। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे ए से बी तक। अब आप देखो हमारी ट्रेसिंग ऐसे जा रही है, करंट I1 भी हमारे साथ में जा रहा है, दोनों साथ में है। अगर करंट साथ में है तो उसको निगेटिव लेना पड़ता, तो I1 इंटू R1। आपको याद है हमने साइन कन्वेंशंस देखा हुआ है, लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा से देख लीजिए उसको। ओके, तो ये वाला I1 करंट हमारे साथ में है, इसलिए हमने उसको निगेटिव लिया हुआ है। ओके, प्लस अब आप देखो B से लेकर D तक आना है, यानी ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ तो करंट है IG, मगर उसको तो 0 लेना है। तो यहाँ एक्चुअली क्या हो जाएगा IG इंटू जी, लेकिन IG की वैल्यू 0 है तो इस जगह पर हमको कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा। ओके, वो 0 हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ 0। एक्चुअली ये 0 जो है वो B से लेके D तक के बीच के लिए है। प्लस अब मैं D से A की तरफ वापस जाऊंगा इधर, यानी अब हमारी ट्रेसिंग देखो कैसी आ रही है, इस तरह से ट्रेसिंग जा रही है D से A की तरफ। तो जब D से A की तरफ जाएंगे तो हमारे मुलाकात होंगी I2 से, करंट I2 से। और करंट I2 कैसा है, वो हमारे अपोज में है, जो हमारे अपोज में हो उसको पॉजिटिव लेना पड़ता। ओके, जो करंट अपोज में होता है वो पॉजिटिव, तो यहां पर ये आ जाएगा I2 और इसका रेजिस्टेंस है R4। ओके, अब वापस आप A से निकलकर वापस A पर आ गए, इसका मतलब इन सब का टोटल जो है वो 0 आ जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये इक्वेशन बनाना आ गया होगा। ठीक है, अब आप देखो क्या हुआ इसके अंदर, ये 0 और 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है, ये निगेटिव है और ये वाली टर्म प्लस है। तो एक काम करते हैं, ये निगेटिव वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर देते। अगर हम उसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, I2 R4 ये वाली टर्म इज इक्वल टू ये वाली माइनस वाली टर्म उधर जाकर प्लस हो जाएगी, वो हो जाएगी I1 R1। देखो आप समझ में आया आप लोगों को, हर स्टेप को बराबर ध्यान देके समझो आप लोग। ओके, तो I2 R4 ये वाली नेगेटिव टर्म उधर चली गई। अब आप इसमें से करंट्स को एक तरफ कर दो, रेजिस्टेंस को एक तरफ कर दो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू, अब रेजिस्टेंस को उधर भेज दो, ये हो जाएगा R1 अपॉन R4। तो हमको ये वाले लूप में मतलब ABGDA ये जो लूप था हमारा इधर वाला, इसमें हमने KVL अप्लाई करे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी सेकंड लॉ अप्लाई करे, हमको यहाँ पर ये चीज़ मिल गई। ओके, मैं ये फॉर्मूला यहाँ इस जगह पे नोट करके रख देता हूँ, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R4। मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको इतना आ गया होगा। अब आप एक काम करो, इस वीडियो को यहीं पर आप पॉज कर लो। ओके, और पॉज करने के बाद अब आप अपनी मर्जी से खुद से KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो बाजू वाले लूप में। ये जो बाजू वाला जो ट्रायंगुलर लूप है इसमें अप्लाई करो। मैं यहाँ पे आपकी सहूलत के लिए लूप का नाम लिख देता हूँ। लूप का नाम रहेगा BCDGB। देखो एक बार आप, BCDGB मैंने एक बार फिर क्लॉकवाइज सेंस लिया हूं। नजर आया सब लोगों को? देखिए आप मेरे हाथ की हरकत को देखो, ये जो आप देख रहे हो पेन की जो हरकत हो रही है तो वो कैसे है, क्लॉकवाइज। ओके, तो ट्रायंगल में भी हमने क्लॉकवाइज सेंस को ध्यान में रखा। इस लूप में आपको KVL अप्लाई करना है। ओके, तो अब आप खुद से अप्लाई कर लो एक बार। और अब मैं यहाँ पे, और उसके बाद फिर आपने जो आप अप्लाई करोगे, जो इक्वेशन आपको मिलेगी, देखते हैं वो इक्वेशन सेम ऐसी मिलती है या कुछ और मिल जाती है। ठीक है, चलो मैं आगे सॉल्व करना शुरू करता हूँ। KVL का फॉर्मूला है समेशन ऑफ E प्लस समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0। ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का बेसिक स्टेटमेंट ये वाला है।
अब समेशन ऑफ ई, आप देखो इतने पार्ट में, यानी ये जो ट्रायंगल है, इतने पार्ट के अंदर कितनी बैटरीज जोड़ी हुई हैं? तो एक भी नहीं है। जब बैटरीज या कोई सेल यहाँ पे जोड़ा हुआ नहीं है, इसका मतलब समेशन ऑफ ई विल बी 0। ओके, प्लस अब हमको पॉइंट बी से सी की तरफ जाना है, तो उसके लिए मैं पहले यहाँ पे एक सेंस बना देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम लोग ये इस तरह से लेंगे, ये हमारा क्लॉकवाइज सेंस है। ओके, आप याद रखो, अगर आप कोई भी इस तरह का कोई क्लोज लूप आप सॉल्व कर रहे हो, तो एक लूप में अगर आपने क्लॉकवाइज सेंस लिया है तो दूसरे लूप के अंदर आप क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुनासिब यही है कि आप एक ही सेंस लो और वो क्लॉकवाइज ही लो, ताकि आपको एक ही मेथड की हैबिट हो जाए। ओके, तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब पॉइंट बी से सी की तरफ जाना है, तो पॉइंट बी से सी की तरफ जाना है तो हमारी मुलाकात होगी I1 से। अब आप देखो कि I1 हमारे साथ में है क्या अपोज में है? आप देखो साथ में है। हमारी ट्रेसिंग ऐसे जा रही है, हमारी ट्रेसिंग ऐसे जा रही है, करंट भी साथ में है। तो जो करंट साथ में होता है वो निगेटिव, इसका मतलब -I1, लेकिन रेजिस्टेंस कौन सा है? R2। ओके, उसके बाद प्लस। अब आप पॉइंट बी से सी तक आ गए, सी से डी तक आओ, आपकी ट्रेसिंग इधर जा रही है ऐसे, हमारी ट्रेसिंग ऐसी आ रही है। ओके, और अब आप देखो ये ट्रेसिंग के अंदर हमारी अगली मुलाकात होगी I2 से, तो I2 जो है वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? आप गौर से देखो, हमारी ट्रेसिंग ऐसी है, इस तरह से ट्रेसिंग हो रही है, मतलब यहां पर हमारी ट्रेसिंग ऐसी आ रही है, अपोज, यानी I2 ने हमारा अपोज किया, इसका मतलब जो अपोज करे वो पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा +I2R3। ओके, यहां पर एक चीज मैं आपको जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूं, आप याद रखो कि अगर कोई हमारे मुंह पर अपोज करे तो हमारा दोस्त होता है, ये चीज ध्यान में रखो। इसीलिए यहां पर भी आपको वही वाला रूल ध्यान में रखना है कि जो अपोज करा, जो करंट हमारा अपोज करेगा, हमारे सेंस के खिलाफ जाएगा, उसको पॉजिटिव लेना है। और जो साथ में चले, जो क्या बोलेंगे उसको, चापलूसी करे, जो साथ साथ में जो हमारा सेंस का साथ दे, तो वो डेफिनेटली वो चापलूस होगा, वो नेगेटिव होगा, तो हमने उसको नेगेटिव लिया। ठीक है, ये जस्ट मैंने मजाक के तौर पर या हिंट, यानी याद रखने के लिए आपको ये चीज़ बताया हूँ। इस बात का फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं पॉइंट डी से बी की तरफ। तो पॉइंट डी से बी की तरफ जब जाओगे तो वोल्टेज तो होगा ही नहीं, क्योंकि करंट तो जीरो है, IG की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब यहाँ पे करंट या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो, यानी आप पॉइंट बी से निकलकर वापस बी पर आ गए। ओके, मैंने आपको बोला था कि वीडियो को पॉज करके आप खुद सॉल्व करो। अगर आपने किया है तो आप एक बार चेक करो कि आपको ये इक्वेशन मिली या नहीं मिली। अगर कुछ गलती हुई है तो चेक करो कहाँ गलती हुई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ाते हैं। अब ये जीरो और ये जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव टर्म को यहाँ लिख देता हूँ I2 × R3 इक्वल टू, और अब ये जो निगेटिव वाली टर्म है इसको उधर भेज देते हैं, ये टर्म उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, मतलब ये आएगा I1R2। ओके, और अब हम एक काम करेंगे, इसमें से भी हम करंट्स को अलग करो, रेजिस्टेंसेस को अलग कर दो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा I2/I1 इज इक्वल टू, ये R3 उधर शिफ्ट कर दिए, R2/R3। तो यहाँ पर हमको ये वाली इक्वेशन मिली, मतलब इस लूप में, ये वाला जो लूप है BCDGB, ये वाला लूप जो है उसमें हमको ये फॉर्मूला मिल गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर 2, और ये जो हमको मिली थी ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ओके, अब आप देखो इक्वेशन 1 है I2/I1, उसकी वैल्यू है R1/R4, और इक्वेशन नंबर 2 है I2/I1 और उसकी वैल्यू है R2/R3। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी I2/I1 है और ये भी I2/I1 है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अब आप लोग देखो, जैसे ही कंपेयर करोगे आपको एक मज़ेदार फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला मिलेगा? I2/I1 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर? R1/R4 इज इक्वल टू, और यहाँ पर I2/I1 की वैल्यू R2/R3, तो ये आ जाएगा R2/R3। ओके, तो ये फॉर्मूला जो आपके सामने अभी लिखा हुआ दिख रहा है, ओके, कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, ये फॉर्मूला R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3, इस फॉर्मूले को हम बोलेंगे बैलेंसिंग कंडीशन फॉर्मूला फॉर व्हेटस्टोन ब्रिज। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये डेरिवेशन जो है ये समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस फॉर्मूले को हम याद कैसे रखना है। तो
मुझे डेफिनेटली समझ आपको मतलब ये मुझे समझ में आ रहा है ऐसा कि आपको ये सर्किट और ये फॉर्मूले को देखकर ऐसे पैरेलल वे में देखते बराबर आपको हिंट समझ में आ रहा होगा। चलो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो गौर से, हमारे पास यहाँ पर व्हेटस्टोन ब्रिज ये इस तरह से एक पतंग के शेप में है। इस जगह पर है R1, इस जगह पर है R2, यहाँ पर R3 और यहाँ पर R4, और यहाँ बीच में इस जगह पर गैल्वेनोमीटर, और ये बैलेंस्ड है। तो आप लोगों को मैं एक हिंट बताता हूँ। आप देखो, ऐसा समझो कि बैलेंस का मतलब इक्वल टू, तो ये बैलेंस का मतलब अगर ये इक्वल टू लेते हैं तो फिर ये लेफ्ट वालों का रेशो R1/R4 इज इक्वल टू राइट साइड वालों का रेशो R2/R4। देखो आप लोग, R1/R4 इक्वल टू R2/R3। आया समझ में? R1/R4 इक्वल टू R2/R3। मतलब गैल्वेनोमीटर के लेफ्ट में जो लोग हैं, इन दो लोगों का रेशो R1/R4 इक्वल टू राइट साइड वालों का रेशो R2/R3। ओके, आप में से किसी के दिमाग में एक और बात आ सकती है, और वो ये कि R1, R2, R3, R4 अगर लेना ही था तो कितना अच्छा होता अगर मैं इसको R1 और इसको R2 लेता और इसको R3 और इसको R4 लेता, तो ये फॉर्मूला कितना मज़ेदार लगता था। R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 ऐसा नज़र आता था। अगर मैं इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 लेता तो ये फॉर्मूला ऐसा आता था, और ये याद रखने में और भी ज़्यादा आसान होता था। लेकिन आप याद रखो, ये फॉर्मूला अगर मैं आपको इस तरीके से बताता और इस तरह से ये वैल्यू R1, R2, R3, R4 लेता तो देखने में ये डेफिनेटली अच्छा लगता था, लेकिन इससे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं ख़ास तौर से बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, उसमें आप लोगों से डेफिनेटली गलती हो जाती। ओके, कैसे गलती हो जाती? तो मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये सवाल तकरीबन हर साल आता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल तकरीबन हर साल आता है, और उसमें जो 4 रेजिस्टेंस जो दिए जाते तो वो बिल्कुल ये इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में दिए जाते, इस तरह से दिए जाते जैसे आपको बोला जाए कि 4, 4, 4, 8 ओहम रेजिस्टेंस, 4 ओहम, 4 ओहम, 4 ओहम एंड 4 ओहम रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन ए व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क। ओके, अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मैंने ये वैल्यूज आपको बताया, तो अब आपको सवाल ये आएगा कि आप इनको कैसे लोगे। ओके, अगर आप इसको R1 मान लो कि इसका नाम R1, इसका नाम R2, इसका नाम R3, इसका नाम R4 रख देते हैं, तो R1, R2, R3, R4 के रूप में तो आप यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे। आप क्या करोगे उसको, R1/R2 मतलब यहाँ R1, ये 4/4, इधर आप 4/8 इस तरह से ले लोगे, और फिर वो आपका पूरा जो प्रॉब्लम है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये वैसा दिया हुआ ही नहीं है। एक्चुअली ये जो सीरीज़ में जो दी जाती तो वो सीरीज़ हमेशा ऐसे लेना होता है, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 8। ओके, इसलिए आप याद रखो कि ये जो मैंने नॉमेनक्लेचर जो रखा हूँ, बहुत सोच समझकर बोर्ड के न्यूमेरिकल्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको नाम इस तरह से दिया हूँ। यहाँ R1, यहाँ R2, यहाँ R3 और यहाँ R4, और बैलेंसिंग फार्मूला ये दो लोगों का रेशो इज इक्वल टू वो दो लोगों का रेशो। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अब और साथ ही साथ जो हिंट मैंने आपको दिया याद रखने के लिए वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर एक नया काम थोड़ा सा ये करने, यहाँ हम मैं एक चीज़ इन एडवांस आपको बता दूँ कि एक और मेथड है जिसके ज़रिए आप ये फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ ये मैंने प्रूफ करके बताया, ऐसे बाय यूजिंग ओहम्स लॉ भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट लेकर भी इसको प्रूफ किया जा सकता है। उसका तरीका ये होगा कि हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि पॉइंट बी पर पोटेंशियल और पॉइंट डी पर पोटेंशियल सेम लेना है। ओके, एक जैसा पोटेंशियल हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा, और जब आप यहाँ पे एक जैसा पोटेंशियल लोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको 0 लेना पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट को यूज़ करके भी हम इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो अपने मतलब जो अपनी जो बोर्ड की जो बुक है उसमें अब वो मेथड नहीं है, और इससे पहले मतलब पिछले सिलेबस में भी ये पूरा पार्ट था। तो
अक्सर करके जो बोर्ड के जो मतलब पेपर्स में जब ये डेरिवेशन आता था तो उसमें ये दिया जाता था कि बाय यूजिंग पोटेंशियल डिफरेंस वाला मेथड आप यूज़ ना करें। ओके, बाकायदा ये दिया जाता था उसके अंदर कि पोटेंशियल डिफरेंस वाला मेथड जो है वो आपके लिए एक्सपेक्टेड नहीं है, आप उसको यूज़ ना करें। और मेरा तो तजुर्बा ये भी रहा है, पिछले कुछ साल पहले जब ये डेरिवेशन पूछे थे तो जिन बच्चों ने पोटेंशियल डिफरेंस वाला मेथड अप्लाई करके इसको प्रूफ किए थे उन लोगों के मार्क्स काट दिए गए थे, उनको 0 मार्क्स दे दिया गया था, यानी वो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो इसीलिए आप एक ही मेथड याद रखो, और वो मेथड ये वाला जो है बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉज। ओके, मुझे उम्मीद है आपको मेरी तमाम बातें जो है वो समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कर लेते हैं, ताकि आपका जो इस पर्टिकुलर सर्किट को लेकर जो भी आपके आइडियाज़ हैं तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाए और आपको ये भी समझ में आ जाए कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व, यानी इस तरह ये जो किरचॉफ ये जो व्हेटस्टोन ब्रिज जो है तो इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पहला प्रॉब्लम। मान लीजिए कि आपको एक व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क दिया जाए जैसा कि आप देख रहे हो, और आपको ये बोला जाए कि यहाँ पर R1 है जिसकी वैल्यू 4 ओहम है, ये R2 है और ये भी 4 ओहम है, ये R3 है और ये भी 4 ओहम है, और ये R4 है और ये 8 ओहम है। ओके, तो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 4 ओहम 4 ओहम 4 ओहम एंड 8 ओहम रेजिस्टेंसेज आर गिवन, ये आपको दिए और इनको यूज़ करके आपको एक व्हेटस्टोन ब्रिज बनाया है, आपसे 2 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल कि क्या ये व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क बैलेंस्ड है। ओके, पहला क्वेश्चन ये है कि वेदर दिस व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क इज़ बैलेंस्ड और नॉट। और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये बैलेंस्ड नहीं है, ओके, इफ दिस व्हेटस्टोन ब्रिज इज नॉट बैलेंस्ड, अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो फिर जहां पर 8 ओहम रेजिस्टेंस है उसके साथ में कितनी वैल्यू का शंट लगाना पड़ेगा, किस वैल्यू का शंट लगाना पड़ेगा। ओके, शंट क्या होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है, तो ये तो देखकर ही समझ में आ रही है बात। ओके, आप देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास बैलेंसिंग फॉर्मूला जो है वो ये है, R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3। ओके, यानी गैल्वेनोमीटर की लेफ्ट साइड वाले 2 लोगों का रेशो इज इक्वल टू राइट वालों का 2 लोगों का रेशो। चलो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। R1 4 अपॉन R4 8 इज इक्वल टू R2 4 अपॉन R3 4। अब जाहिर है अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 1/1, तो 1/2 और 1/1 दे आर नॉट इक्वल। ओके, 1/2 कैन नॉट बी इक्वल टू 1/1, हो ही नहीं सकता, दोनों इक्वल नहीं है। और जब ये नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला तो गलत हो गया, यानी R1 अपॉन R4 इज नॉट इक्वल टू R2 अपॉन R3। और जब ये नॉट इक्वल टू है मतलब ये बैलेंस्ड नहीं है। तो आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा, यानी आपको ये चीज़ इस तरीके से बताना पड़ेगा कि ये बैलेंस क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेशो इक्वल नहीं आया। ये रेशो इक्वल आ जाता तो ये बैलेंस हो जाता। ओके, तो चलो पहले सवाल का जवाब तो हो गया कि द गिवन व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क इज नॉट बैलेंस्ड। अब सवाल ये आएगा कि ये बैलेंस क्यों नहीं है। ओके, अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर 8 ओहम रेजिस्टेंस है, और अगर यहाँ 8 ओहम रेजिस्टेंस है तो वो कितना होना चाहिए था अगर इसको बैलेंस करना होता। आप लोग देखो ये वैल्यूज इस तरह से आ गई थी, 4/8 इज इक्वल टू 4/4। ओके, यहाँ पर ये 4 अलग अलग जो नंबर आपको दिए हुए इनमें से अलग नंबर कौन है? अलग नंबर डेफिनेटली यही है। तो यहाँ इस 8 की वजह से ये बैलेंस नहीं है। अगर ये 8 की जगह पर 4 होता तो ये बैलेंस होता। ओके, आप लोग दोबारा से गौर से ये सेंटेंस को दोबारा सुनो। इस 8 की जगह पर अगर 4 होता तो ये बैलेंस्ड होता। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यहां पर 4 बनाना है। ओके, हमारा टारगेट क्या हो गया? यहां पर ये जो 8 ओहम है इसको हमको 4 ओहम बनाना है। अब आप लोग याद रखो कि ये सीधे साधे नंबर तो है नहीं कि 8 को 4 बनाना है तो 8 में से 4 वज़ा कर दो, उसको माइनस कर दो तो आपको 4 मिल जाएगा, बराबर है। यहाँ रेजिस्टेंस की बात हो रही है तो अब आपको थोड़ा सा
10 क्लास का जो रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन का जो पार्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ओम्स लॉ और उसका प्रूफ, और फिर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको सोचना पड़ेगा। आप देखो, अगर आपके पास दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 और आपने उनको सीरीज में जोड़ दिए, तो सीरीज का जो फॉर्मूला आपके पास था वो ये वाला था, R1 प्लस R2, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और अगर पैरेलल था तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरीके से था। तो कहने का मतलब ये है कि सीरीज में आप उनको डायरेक्ट ऐड करोगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप उनका रेसिप्रोकल लेकर ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सीरीज में जोड़ दिया तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल R1 मान लो कि 1 है, R2 मान लो कि 2 है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 3। ओके, मतलब वैल्यू बढ़ गई। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको बढ़ाना है तो उनको सीरीज में जोड़ेंगे, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर घटाना है, उनको कम करना है, तो उनको पैरेलल जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको शायद ये एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आ रहा होगा। तो इस 8 ओहम को हमको 4 ओहम करना है, कम करना है, मतलब हमको यहाँ पैरेलल जोड़ना पड़ेगा। ओके, तो अब मैं ये वाला पिक्चर यहाँ अलग से बना के बता देता हूँ। मान लो कि ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट D है, और इस जगह पर ये आपका 8 ओहम है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमको 8 ओहम नहीं चलता, हमको वहाँ पे 4 ओहम होना। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में पैरेलल में इससे पैरेलल एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर जोड़ दिया जाए तो वैल्यू घट जाती, वैल्यू कम हो जाती। सीरीज कॉम्बिनेशन ले ली तो वैल्यू बढ़ जाती। रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टेंस को अगर सीरीज में जोड़ दोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ में रेजिस्टेंस को अगर आप पैरेलल लगा देंगे तो वैल्यू घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम एक काम करेंगे, इस 8 ओहम के साथ में एक नया रेजिस्टेंस X जोड़ देंगे। ओके, ये जो रेजिस्टेंस है इसको शंट कहा जाता है। ओके, इसको आप याद रखो। जो रेजिस्टेंस पैरेलल वे में जोड़ते हैं वो शंट, उसको शंट कहते हैं। उर्दू में इसके लिए अलग अलग नाम है। इसका एक नाम है आतिफ। ओके, इसका एक दूसरा जो नाम है वो है मुनतीफ। तो इस तरीके से ये दो अलग अलग उर्दू के नाम भी ध्यान में रखो, लेकिन जाहिर है आतिफ, मुनतीफ थोड़ा सा मुश्किल नाम जाते हैं, इसलिए शंट बोलना जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आप सिंपल वे में सिर्फ इतना याद रखो कि ये जो रेजिस्टेंस जिसको आप पैरेलल जोड़ेंगे इट इज कॉल्ड शंट, उसको क्या बोलेंगे, शंट। और अब हमारा टारगेट क्या है, हमको शंट क्यों जोड़ना है, हमको शंट इसलिए जोड़ना है ताकि इस 8 ओहम रेजिस्टेंस को 4 किया जाए, मतलब इन दो लोगों का रिजल्टेंट जो है आरपी वो 4 ओहम हो। ये हमारा टारगेट है। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, ये दो लोगों के लिए मतलब इस 8 ओहम के लिए और इस एक्स के लिए हम पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मतलब हम फॉर्मूला ले लेंगे 1/RP इज इक्वल टू 1/8 ओहम प्लस 1/x। एक्स जो है वो शंट है। ओके, अब RP जो है वो हमने खुद से अंदाजा लगा लिए थे कि इसको बैलेंस करना है तो यहां पर 4 चाहिए, इसलिए RP की वैल्यू हमारे पास 4 थी, यानी आ गई थी। इसलिए अब हम यहां पे क्या करेंगे, 1/4 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/x। ठीक है, अब आप 1/8 को इधर ला लो। मुझे उम्मीद है आपको इतना ध्यान में आ गया होगा। ओके, चलो अब और आगे बढ़ा देते इसको थोड़ा सा। ये 1/8 को इधर ला लिए, उस साइड में बचेगा 1/x इक्वल टू ये क्या बचेगा यहाँ पे 1/4, और ये 1/8 इधर आकर माइनस होगा तो 1/8। चलो इन दो लोगों को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। वैसे एलसीएम से भी कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम 8 हो जाएगा। और अगर एलसीएम वगैरह आपको अगर मुश्किल जा रहा हो तो सिंपल याद करो कि नीचे वालों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वालों का क्रॉस ले लो, तो 8 1 8 माइनस 4 1 4, तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज 4/4 इंटू 8, 4 से 4 कैंसिल, 1/x इज इक्वल टू 1/8, इसका मतलब x इज इक्वल टू 8 ओहम। तो इस 8 ओहम के साथ में अगर आपने एक 8 ओहम और जोड़ दिए शंट के तौर पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर शंट अगर आपने 8 ओहम का लगा दिए, इस 8 ओहम के साथ में और एक 8 ओहम का शंट अगर आप जोड़ देते हैं तो यहां का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओहम हो जाएगा, और फिर ये व्हेटस्टोन ब्रिज जो है ये बैलेंस्ड हो जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलो मैं एक होमवर्क आपको दे रहा हूं और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में दे सकते हैं।
आप एक काम कीजिए, आप देखो कि ये जहाँ जहाँ पर 4 ओहम रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, मैं इन सब को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ जो है ये मैं बदल देता हूँ इसमें। सपोज़ करो कि यहाँ पर 5 ओहम है, यहाँ पर 10 ओहम है, यहाँ पर 20 ओहम है, ओके, और इस जगह पर 30 ओहम है, ओके। 5, 10, 20, 30 इस तरह का आपको दिया हुआ है। और अब आपसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, कि क्या ये बैलेंस्ड है, वेदर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड और नॉट, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क बैलेंस्ड है या नहीं है। तो वैसे तो आपको अब अगर आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा तो आपको देखकर ही समझ में आ जाएंगे कि ये बैलेंस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5/30 इज नॉट इक्वल टू, देखो आप लोग एक बार, 5/30 इज नॉट इक्वल टू 10/20, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1/6 इज नॉट इक्वल टू 1/2, हो नहीं सकता। तो R1/R4 इज नॉट इक्वल टू R2/R3। तो पहला आंसर तो आ गया, और ये आंसर आपको पहले से पता था कि ये बैलेंस्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर बैलेंस्ड होगा, अगर ये ऑलरेडी बैलेंस दे दिया तो फिर आगे का तो सवाल ही नहीं बनता ना, ओके, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती है फिर अगर बैलेंस्ड है तो। चलो ठीक है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। अब बैलेंस्ड नहीं है तो आपको अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट विच इज कनेक्टेड अक्रॉस 30 ओहम रेजिस्टेंस। इस 30 ओहम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आप कौन सा रेजिस्टेंस ऐसा जोड़ोगे, ऐसा कौन सा शंट आप यहां लगाओगे कि ये बैलेंस हो जाए, ओके। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और जो भी आपका आंसर आएगा तो वो कमेंट के तौर पर आप मुझे उसका आंसर दे सकते हैं, ओके। यहां पर हमारी पहली एग्जांपल जो है वो कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम हमारा सेकंड न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। आप देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में आपको एक सर्किट दिया हुआ है, जो आपको अभी सर्किट दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड पर, ओके। और आपसे अलग अलग जो क्वेश्चंस हैं वो ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू 1 ओहम रेजिस्टेंस। पहली चीज़, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू 1 ओहम रेजिस्टेंस, ओके। दूसरा जो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो पॉइंट ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब दोनों के बीच का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि ये जो सर्किट आपके सामने दिख रहा है बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क ही है। मैं आपको देखो समझाने के लिए इसके कुछ पॉइंट्स के नाम रख देता हूँ अलग अलग। जैसे एक काम करते हैं, मान लो इस पॉइंट का नाम P रख देते हैं, इसका नाम Q रख देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाले पॉइंट का नाम X रख देते हैं यहाँ पर, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम Y रख देते हैं। तो ये कुछ ये वाले डिज़ाइन को अगर हम थोड़ा सा रूप बदलने की अगर कोशिश करें तो देखो क्या हो जाएगा। ये पॉइंट A है, ये X है, ओके। अब X और P के बीच में ये है, यानी ये वाला रेजिस्टेंस है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस जगह पर पॉइंट P बना देता हूँ, और यहाँ पर ये मैंने 5 ओहम का रेजिस्टेंस बना दिया। समझ में आया आप लोगों को। अब P और Y है, P और Y के बीच में 10 ओहम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इस जगह पर मैं पॉइंट Y ले लेता हूँ, और ये एक रेजिस्टेंस है P और Y के बीच में कौन है, 10 ओहम है। इसके बाद X और Q है। तो आप लोग देखो ये X है और मान लो कि यहाँ पर पॉइंट Q है, तो X और Q के बीच में इस जगह पर 10 ओहम है। और उसी तरीके से Y और Q, ये देखो Q और Y इनके बीच में, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू है 20 ओहम। इस जगह पर जो टर्मिनल निकला हुआ है वो B है। और अब P और Q के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर इस जगह पर एक रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू है 1 ओहम, ओके। मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था आज कि व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क में 5 या 6 रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ओके। तो आप देखो 5 रेजिस्टेंस आ गए, जो गैल्वेनोमीटर था वो गायब हो गया, उसकी जगह पर 1 ओहम आ गया, ठीक है। तो अब आप लोग देखो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू 1 ओहम रेजिस्टेंस, यानी 1 ओहम रेजिस्टेंस में से ये वाले रेजिस्टेंस में से कितना करंट पास हो रहा है। तो इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, ये सवाल का जवाब के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है तो ये बैलेंस्ड है या नहीं है, ओके। अब बैलेंस है या नहीं है, तो इसके लिए हमारा तरीका क्या होता है, हम इसका नाम रख देते हैं R1,
इसका नाम R2, इसका नाम R3, इसका नाम R4। बोलो क्या होगा, फॉर्मूला क्या था हमारा, R1/R4 इज इक्वल टू R2/R3। ओके, ये इस तरह से क्लॉकवाइज नाम रखे थे हम लोगों ने, तो ये याद रख लो आप लोग। तो R1/R4 इक्वल टू R2/R3। चलो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू है 5, R4 की वैल्यू है 10, इक्वल टू R2 की वैल्यू है 10, R3 की वैल्यू है 20। इसको सॉल्व करें तो 1/2, इसको सॉल्व करें तो 1/2, मतलब ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब आप देखो R1/R4 इक्वल टू R2/R3 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला करेक्ट हो गया, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लीकेबल हो गया, ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया इस जगह पर। इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, और अगर ये बैलेंस्ड है तो फिर ये 1 ओहम में से तो कोई करंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन हमने बोले ही किसको थे, हमारा टारगेट, हमारा मेन जो हम लोगों ने जो पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, वो यही था कि अगर बीच में से, यानी यहाँ से बीच वाले टर्मिनल में से अगर कोई करंट फ्लो नहीं होता है तो ही तो ये बैलेंस्ड है, और ये बैलेंसिंग कंडीशन का फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला अगर वेरीफाई हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू 1 ओहम रेजिस्टेंस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, द करंट पासिंग थ्रू 1 ओहम रेजिस्टेंस इज 0। ओके, यानी उसमें से 0 करंट पास होगा। तो ये पहले सवाल का जवाब आ गया। अब मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि पॉइंट ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, तो चलो देखते हैं, वो भी बहुत आसान सी बात होगी एकदम। यहाँ पर किस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं उसको देख लो एक बार। सबसे पहले आप देखो कि अगर यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस यानी कोई करंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे सर्किट का पार्ट ही नहीं है, हम इसको गायब कर सकते हैं। इमेजिन कर लो कि ये नहीं है। ओके, तो मैंने इसके कनेक्शन ही निकाल दिया, इसको बीच में ला लिया, हटा दिया। आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा गायब समझ लो, है ही नहीं मान लो वो। ओके, अब अगर उसको आपने पूरे गायब कर दिया तो अब क्या बचा, पॉइंट एक्स और वाई के बीच में आपके पास रेजिस्टेंस जो जुड़े हैं टोटल मिला के 4 हैं। 2 लोग ऊपर दिख रहे हैं, 2 लोग नीचे दिख रहे हैं। जो ऊपर वाले जो 2 लोग हैं तो वो सीरीज में हैं, जो नीचे वाले 2 लोग हैं ये भी सीरीज में है, और ये दोनों का सीरीज मतलब ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन और ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ओके, देखिए जो कुछ भी मैंने अभी बोला मैं इसको बना के बताता हूं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट एक्स है मान लो, तो यहां पर ऊपर इस जगह पर एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट वाई, और यहां का ये पॉइंट बी है। फिर यहां पर आप देखो कि ये यहां पे कुछ तो भी ये इस तरह का डिजाइन आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। ओके, अब ये दोनों सीरीज में है तो ये दोनों हट जाएंगे, और अगर ये दोनों हट गए तो इनकी जगह पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। कितना आएगा, सीरीज का फॉर्मूला क्या था, सीरीज का फॉर्मूला था R1 प्लस R2, मतलब सीधा सीधा ऐड करना है। तो ये 5 और ये 10, तो यहां पर क्या आ जाएगा 15 ओहम। ओके, और अब आप देखो वही चीज नीचे होने वाली है, ये दोनों भी सीरीज में है, तो 10 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट 30 ओहम। तो ये 15 ओहम और ये 30 ओहम एक दूसरे से कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, चलो इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 15 प्लस 1/R2 30। ओके, दोनों को सॉल्व करना है, एलसीएम 30 आ जाता, और अगर एलसीएम के बगैर करना है तो दोनों को क्रॉस ले लो, ऊपर क्रॉस आ जाएगा, तो 30 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 45/15 इंटू 30, ये कट जाता, 15 3 ज़ा 45, 3 1 ज़ा और 3 10 ज़ा, इसका मतलब 1/RP इज इक्वल टू 1/10, देयरफॉर RP इज इक्वल टू 10 ओहम। तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो 10 ओहम रेजिस्टेंस होगा। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने खुद से भी इसको सॉल्व कर लिए होंगे। ओके, तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की तीसरी एग्जाम्पल। अब तीसरी एग्जाम्पल जो है तो उसका जो डिज़ाइन है वो मैं आपके सामने यहाँ पे पहले बना देता हूँ। मान लो आपके ये पॉइंट ए है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, और ये पॉइंट बी। ओके, इन सब की हम इक्वल वैल्यूज़ ले लेते हैं। मान लो ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है।
तो अगर सिर्फ इतना ही रख दिया जाए तो ये तो बहुत ही बच्चे जैसा सवाल हो जाएगा कि ये तीनों जो है सीरीज़ में है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3R। ओके, लेकिन अब हम एक नया काम करेंगे। हम एक काम करते हैं कि मान लो यहाँ से एक टर्मिनल निकला है, ओके, और यहाँ से एक टर्मिनल निकला और इनके बीच में यहाँ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिए, ठीक है। और सेम ऐसी ही कहानी हम यहाँ से कर लेते। एक टर्मिनल यहाँ से निकालो, इसको हम लोग यहाँ इसके साथ ज्वाइन कर दो और एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दो। तो अब ये उतना सिंपल नहीं है। ओके, अब आप जैसा देख रहे हो कि ये जो पूरा का पूरा जो सर्किट है, तो अब ये एकदम ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये तीनों सीरीज़ में है या फिर ये दोनों पैरेलल में है या पता नहीं ये क्या है, कैसे है। ओके, तो इस तरह के सर्किट का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। मान लो कि आपसे ये सर्किट दिया जाए और आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, तो अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कुछ टर्मिनल्स, कुछ कॉर्नर्स जो हैं, पहले हम उनके नाम रख देते हैं ताकि हमको इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाने में आसानी हो जाए। ओके, तो मान लो कि मैं ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम यहाँ पे x रख देता हूँ, और ये वाला जो पॉइंट है तो मैं इसका नाम y रख देते हैं। इस पॉइंट का नाम P रख दो और ये वाले पॉइंट का नाम Q रख देते हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाने की, इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, पॉइंट A इसके साथ जुड़ा हुआ है पॉइंट x, ये यहाँ पर। अब x और P है तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस है R। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस जगह पर पॉइंट P ले लेता हूँ और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R बना देते हैं ऐसा। ओके, अब आप देखो, पॉइंट x और y के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो कहीं तो भी एक पॉइंट y लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस जगह पर पॉइंट y ले लेता हूँ, और अब आप देखो x और y के बीच में R है, तो मैं यहाँ पे R ले लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको बोला गया है कि P और Y, आप देखो गौर से, P और Y इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। ये P है और ये Y है, तो इनके बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो इस जगह पे एक रेजिस्टेंस बना देते, ये बन गया R। चलो ठीक है, ये तो हमारी पुरानी डिज़ाइन जो है वो वापस आते हुए नज़र आ रही है। अब एक काम करते हैं, P और Q है, तो P और Q के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो पॉइंट Q कहीं तो भी लेना पड़ेगा। तो मैं, ये P है तो यहाँ पर मैं इस जगह पर पॉइंट Q ले लेता हूँ और इस जगह पर उनके बीच में एक रेजिस्टेंस है R। हो गया। और अब आखिरी चीज़ देखो आप लोग, ये Q और ये Y, इन दो के बीच में भी एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये पॉइंट Y और पॉइंट Q, ये पॉइंट Y और ये पॉइंट Q। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ओके, ये Y और Q इन दोनों के बीच में इस जगह पर, यानी ये Y और Q के बीच में यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है R, और फिर Q के आगे एक टर्मिनल निकला हुआ है और उसका नाम है B। तो अब आप देखो, ये सर्किट को अगर आप देखेंगे तो आपको डर लगेगा, ऐसा लगेगा पता नहीं है क्या है। ओके, कौन किसके साथ पैरेलल है, कौन सीरीज में है और कौन क्या है, जल्दी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको इस तरह के टर्मिनल्स के नाम रखकर अगर आप उसको इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो आप देखो ये क्या चीज़ है। ये तो वही है हमारी देखी वाली चीज़ अभी कुछ देर पहले, जिसको हमने व्हेटस्टोन ब्रिज नेटवर्क बोले थे। ओके, एकदम आसान सी बात है। अब आप एक चीज़ देखो कि ये बैलेंस्ड है क्या नहीं है, तो डेफिनेटली बैलेंस्ड है। ये R1 है, ये R4 है, R1 अपॉन R4 क्या है, R बाय R यानी 1/1 इक्वल टू R2 बाय R3 R बाय R यानी 1/1 यानी 1। तो बैलेंस्ड है, डेफिनेटली बैलेंस्ड है। और जब ये बैलेंस्ड है तो ये बीच वाले की कोई वैल्यू है नहीं है, इसका मतलब ये गायब हो गया, यानी ये 0 हो गया। तो अगर ये बीच वाले की वैल्यू नहीं है और तो ये गायब हो गया है, तो मैं इसको गायब कर देता हूँ, यानी ये गायब हो गया यहाँ से। अब जो बचा हुआ है, अब आप गौर से देखो, पॉइंट X और पॉइंट Q, इन दो लोगों के बीच में पॉइंट X और पॉइंट Q, मतलब पॉइंट A और पॉइंट B, ऐसे ही बोल दो आप डायरेक्ट, इनके बीच में हमको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये दो लोग सीरीज में, और ये नीचे की, ये नीचे वाली ब्रांच के अंदर ये दो लोग सीरीज में। तो ये दो लोग सीरीज में हैं, सीरीज में है मतलब इनको डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो अगर मैं ये सर्किट का और इसका और इक्विवेलेंट अगर बनाना चाहूँ, तो मान लो कि ये पॉइंट A है, तो मैं यहाँ पर अभी कैसा बनाऊंगा, ये इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। ये पॉइंट B है, तो ये R और R ये दोनों सीरीज में है, तो R प्लस R, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा 2R। और फिर ये नीचे वाली जो है, ये दोनों भी सीरीज में आ गए एक दूसरे के साथ में, इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस होगा ये 2R।
ओके, तो इसका इक्विवेलेंट हमने पहले ये बनाया, बीच वाले को गायब कर दिया, बैलेंस था इसलिए। फिर इसका इक्विवेलेंट ये बन गया। ओके, और अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी को के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का पैरेलल वाला आंसर ये आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, 1/R1 कितना है 2 टाइम्स R, 1/R2 कितना है 2R। इसका मतलब इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेते हैं तो 2R हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/2R प्लस 1/2R, मतलब 2/2R, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा 1/R। इसका मतलब RP इज इक्वल टू R, यानी पॉइंट ए और बी के बीच का जो फाइनल रेजिस्टेंस है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो R होगा। ओके, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये आंसर तो आ गया। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो R आ गया है। वो उस वक्त आया जब सारे के सारे रेजिस्टेंस आपको इक्वल R दिए हुए थे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबके सब इक्वल दिए जाएं, ये अलग अलग वैल्यूज़ के भी हो सकते हैं। लेकिन वैल्यूज़ इस तरह से दी जाएगी जिसके अंदर आप ये वाले रेजिस्टेंस को गायब कर सको। ओके, यानी ये मेन हिंट है उसके अंदर कि बीच वाला जो रेजिस्टेंस है ये गायब होना चाहिए, और ये गायब कब होगा, जब ये रेशो इक्वल आएगा। तो आपको प्रॉब्लम्स इसी टाइप का दिया जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट या पूरा जो मामला है वो समझ में आ गया होगा, और आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स जो है उनको देखकर डरोगे नहीं, बल्कि उनको आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप याद रखो कि ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए जा सकते होते हैं, जो इससे पहले कई एग्ज़ाम में, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी और नीट में और JEE वगैरह के एग्ज़ाम्स में भी ये इस तरह के कई प्रॉब्लम्स आ चुके हैं। तो मैं एक काम करूंगा कि बजाय अगले टॉपिक पर चलने के, अगला जो वीडियो लेक्चर है वो इसी के बचे हुए न्यूमेरिकल्स पर ले लेंगे, ताकि ये वीडियो लेक्चर ज़रूरत से ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला लेक्चर जो है वो इसके बाद के बचे हुए न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम लोग करेंगे। ओके, तो चलिए, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।